Hello student, today I am going to teach you Asian World Part 4. Under the Asian World Part 4, Iron Age Civilizations. Iron Age began about 3000 years ago when it came to be produced on a large scale and its use became common. It was much cheaper and stronger than copper and bronze. So the use of iron tools and implements enable our forefathers to clear forest and to reclaim land for the extension of cultivation, agriculture, production thus increased considerably. This brought radical change in the social and economic life of the people. So student, Iron Age civilization means लोहा युगीन समाज कहते हैं. लोहा युग का मतलब वह समय है जब लोहे का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू हो गया था और इसका आम इस्तेमाल होने लगा. ये करीब 3000 साल पहले आरंभ हुआ और लोहा युग अलग अलग जगहों में विभिन्न समय पर आया. इसने लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में व्यापक परिवर्तन लेकर आया. लोहा, तांबा और कांस्य से बहुत सस्ते और मजबूत रहते थे और लोहे के औजार ने हमारे पूर्वजों को जंगल साफ करने के लिए और कृषि या हम बोलते खेती के विस्तार के लिए अतिरिक्त जमीन हासिल करने में मदद की और इसी तरह कृषि उपज में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुई या बढ़त हुई. और आगे हम देखते हैं. The use of iron had a great impact on transport and communications. Iron rims and spokes were used in wheels to make them stronger. Iron nails and streets were widely used for making boats and ships. Trade and commerce flourished. This trade brought a prosperity. New weapons of war like the use of long, heavy sword, saber, iron shield, spear and lance changed the method of warfare. So लोहे के इस्तेमाल से परिवहन या हम जिसको गाड़ियां कहते हैं और संचार पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और लोहे के हल और औजार के इस्तेमाल से पहिए और भी मजबूत हो गए और नाव और पोत जिसे हम बड़ी बड़ी नावें कहते हैं बनने से लोहे की कीलें और चादरें व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती थी. व्यापार और भी फला फूला या हम बोल सकते बढ़ गया. यह व्यापार जो है खुशहाली लेके आया. नए हथियार भी इसी युग की देन है. भारी तलवारें और तोप या लोहा कवच, भाले और बल्लम ने युद्ध का तौर तरीका बदल दिया. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रीक सिविलाइजेशंस. उससे पहले कुछ और चीजें मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो यहाँ पर लिखी नहीं है. लोहा जो था, लोहा युग या आयरन एज जिसे कहते हैं, उसने एक बौद्धिक प्रगति का दौर हम कह सकते हैं इसमें था. इस दौर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास वर्णमाला की शुरुआत हम कहते हैं. इसमें पुरानी जो लिपि थी उस पर आधारित लिखावट की जगह ले ली थी और फिनिशियंस ने 22 अक्षरों वाली वर्णमाला विकसित की थी और ये युग अधिक बड़े स्तर पर राज्यों के निर्माण का भी साक्षी था. जो सभ्यता यहाँ बोलते हैं आयरन सिविलाइजेशन में फली फूली वो देश था जिन देशों में ये शुरुआत हुई. गरीम कहते हैं, रोम, पार्सियंस और भारत. ये सभ्यता पूर्व युग से कई ज्यादा विकसित हुई. नेक्स्ट है ग्रीक सिविलाइजेशंस. सो ग्रीक सिविलाइजेशन फ्लोराइज्ड इन Greek more than 2000 years ago. There across many independent city-state which developed a remarkable system of government. The development of city-state was a unique feature of Greek civilizations. Each city was enclosed by a wall for protections inside the city. There was a fort called the
Acropolis, which was situated on a hilltop. So यूनानी सभ्यता हम इसे कहते हैं करीब 2000 साल पहले से कुछ समय बाद यूनान में विकसित हुई, और यूनान में अनेक स्वतंत्र नगर राज्य उभरे जो एक उल्लेखनीय शासन प्रणाली के रूप में विकसित हुए। नगर राज्यों का विकास यूनानी सभ्यता की एक अनूठी बोल सकते हैं अलग पहचान विशेषता है। हर एक नगर सुरक्षा के लिए दीवारें से घिरा हुआ है। नगर के अंदर किसी पहाड़ी पर किला होता है जिसे एक्रोपोलियन कहते हैं। Among the Greek city state, the most famous were Anthem and Sparta. And Athens was rich and cultural. Athenian citizens included writers, philosophers, artists, and thinkers. The society was based on slave labor. But the citizens enjoy a democratic form of government. You will read about democracy in detail the later lessons. Sparta was almost like an army camp where everyone was expected to obey the superior. Sparta had the best army in Greek. Training in warfare was considerable to be the most important thing here. So जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यूनानी नगर राज्यों में सबसे प्रसिद्ध एथेंस और स्पार्टा थे। और एथेंस जो थे वो धनी और एकदम सुसंस्कृत कह सकते हैं थे। और एथे वासियों में लेखक, दार्शनिक, कलाकार और चिंतक शामिल थे। समाज गुलाम श्रम आधारित था, लेकिन नगरों के लिए लोकतांत्रिक शासन प्रणाली थी। पूरे यूनान में स्पार्टा की सेना सबसे अधिक या बोलते सबसे अच्छी थी, और ये युद्ध कौशल का उन्हें युद्ध कौशल का या हमको ट्रेनिंग दी जाती थी। ओके, वेस्टर्न सिविलाइजेशंस। डू यू नो दैट एशियन ग्रीक हैड द distinctions of being called the birthplace of Western civilizations. They were pioneer in art and learning, science, literatures, and sculptures. Socrates, Plato, and Aristotle were great philosophers whose work are studied even today. Herodotus and Thucydides were famous historians. Archimedes, Aristoteles and जो यहाँ पे जो नाम दिए हैं वे आर ग्रेट साइंटिस्ट, ये ग्रेट साइंटिस्ट हैं। और इनके बारे में ड्रामेटिकल हम देख सकते हैं, वे जो है ड्रामेटिकल तरीके से वो बताते हैं। होमेर वॉज द ऑथर ऑफ द फेमस एपिक्स इलीड एंड ओडिसिया। सो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जब यूनानी उपनिवेशित या हम बोल सकते हैं जब ये लोग आए यहाँ पे, तो एथेंस और स्पार्टा में खास बातें थी, लेकिन दरियास और जेजेस ताकतवर ईरानी सेना से दोनों साथ साथ लड़े। और यहाँ ये जो है दूसरी बात है उसके बारे में है, हमने जो रीड किया उसके बारे में है। और अभी हम लोग देखने वाले हैं रोमन सिविलाइजेशंस के बारे में। नेक्स्ट, ओके, सो रोमन नगर जो है मध्य इटली में बनाया गया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। The Greek also had a great knowledge of architecture. They built many beautiful temples and places. The Greek believed in many gods. Each city had its own protector, god or goddess. The gods were believed to live on Mount Olympus. The Olympus Games, first recorded in 776 BC, was held every 4 years at a place called Olympia. Sports and athletics events were held to honor Zeus, the king of gods.
सो ये जो एक खेल के बारे में है, ओलंपिक्स खेलों के बारे में जो हम देखते हैं उसके बारे में है। और ये जो है वो लोग उनको अच्छा आर्किटेक्चर्स का नॉलेज था और उन्होंने टेम्पल्स बनाए थे और उन गॉड पर बिलीव करते थे। और इस सिटी में उनके जो है प्रोटेक्टर, मतलब वो गॉड के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे, जो मदर गॉडेस है, और गॉड के ऊपर वो बिलीव करते थे। ओलंपिक गेम्स उन्होंने फर्स्ट रिकॉर्ड किया था। तो ये सारी चीजें हमने इस लेसन्स में देखी। वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। ये वीडियो खत्म करने से पहले कुछ और चीजें मैं बताना चाहती हूँ। जिस तरह से मैंने बताया एथलेटिक्स गेम के बारे में, कुछ 776 में ये शुरू हुआ ओलंपिक खेल, और ओलंपिया नामक हर जगह पर हर साल ये आयोजित किए जाते थे। और खेल एथलेटिक्स देवताओं के राजा जियस के सम्मान में होते थे। यूनानी अनेक देवी देवताओं पर विश्वास करते थे। हर एक नगर का अपना रक्षक देवता या देवी होती थी। जैसे मैंने बताया, माना जाता था कि देवी देवता ओलंपस पर्वत पर वास करते थे। फिर जैसे जब यूनानी जो थे वो उपनिवेशवादी या मुख्य भूमि से सुदूर नई जगहों पर बसे थे, तो यूनानी जीवन शैली भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैली थी। और जो सागर का जगह था सागरीय क्षेत्र में फैली थी। और यूनानी सौदागर थे, यानी कि सामान जो है इधर से उधर लेके जाते थे। जो काला सागर है, जो काला मतलब जो पानी जिसका काला है, और उसमें से उत्तरी अफ्रीका के तट तक पहुंचते थे। किसान जो है यहाँ पे मुख्य थे, जो जैतून और अलग चीजें जो है खाद्य चीजें जो है उसका उत्पादन करते थे या उपजाते थे। और शराब और जैतून का तेल उनके लिए महत्वपूर्ण उत्पादन थे। यूनानी नगर जो है प्रशासन करता था वहां पर, और सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। एक समय यूनानियों ने विशाल साम्राज्य भी खड़ा किया था। और मधुकिया के सिकंदर ने, जिसे इतिहास में सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, और यूरोप के बाहर जाकर सीरिया और मेसोपोटामिया, मिस्र और अफगानिस्तान और यहाँ तक कि मध्य एशिया और तथा पूर्व एशिया भारत के हिस्सों को जीत लिया था। इस तरह यूनानी विचार और शिक्षा दूर दूर तक फैल गई। सिकंदर कुछ 33 साल की छोटी सी उम्र में मर गया। उसके बाद उसका साम्राज्य यानी उसका पूरा जो राज्य था छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, और बाद में रोमन वासियों ने यूनान पर कब्जा कर लिया। रोमन जो है सिविलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।